नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस लॉ। शुरुआत इस केस में एक लेटर से होती है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा जाता है। इस लेटर के अंदर दोस्तों जो मेन बात की जाती है वो पुलिस कस्टडी या पुलिस लॉकअप के अंदर जो डेथ हो रही थी उनके बारे में मेंशन किया जाता है। फर्दर इसी लेटर के अंदर ये भी कहा जाता है कि भाई ये जितनी भी लॉकअप या पुलिस कस्टडी में डेथ हो रही हैं इनका थॉरली इन्वेस्टिगेट इनको करवाया जाए। और साथ ही एक कस्टडी ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि जब कोई आदमी पुलिस कस्टडी में चला जाता है तो उसके लेकर भी एक रिसर्च हो और उसको लेकर कुछ गाइडलाइंस हो, और जो विक्टिम है अगर वो जिंदा है तो उसको, और अगर वो मर जाता है तो उसकी फैमिली को कंपनसेशन की प्रोविजन भी की जाए। इसमें यह भी कहा गया कि पुलिस कस्टडी या लॉकअप में जो डेथ हो रही हैं उनको षड्यंत्र करके दबाने की कोशिश भी की जा रही है और जो लोग इसके पीछे हैं उनको सजा नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कि इन सब घटनाओं को और इनकरेजमेंट या प्रोत्साहन मिल रहा है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है वो अपने रिप्लाई में कहती है कि भाई इस तरह की कोई भी बात ग्राउंड पर नहीं की जा रही है, पुलिस कुछ नहीं छुपा रही है और जो भी मैटर ऐसे हैं इक्का दुक्का उनमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इस लेटर के अंदर जो बातें हैं वो बढ़ा चढ़ा के की गई हैं, वो मिसकंसीव्ड हैं, मिसलीडिंग हैं। और दोस्तों अभी ये लेटर या पिटीशन जो है वो पेंडिंग होती है। इसके साथ कुछ और लेटर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी कस्टोडियल डेथ या पुलिस कस्टडी में जो डेथ होती है, लॉकअप में डेथ होती है, उनके बारे में होते हैं, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट फिर सीरियस हो जाता है और वो सभी राज्यों को और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजते हैं जिसमें कि ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपनी तरफ से यानी स्टेट्स और जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपनी तरफ से हमें सजेशन दे कि भाई इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और इन नोटिस का जो रिप्लाई है वो 2 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। अब इन नोटिस के रिप्लाई में स्टेट और यूटी के द्वारा एफिडेविट फाइल किए जाते हैं जिसमें कि वो ये कहते हैं कि भाई इस तरह से कोई चीज़ नहीं है जितनी बताई जा रही है और मामला हमारे स्टेट या यूटी में ठीक ठाक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट की कॉपी सबमिट की जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई एविडेंस में अमेंडमेंट करके एक नई सेक्शन 114B डाली जाए। पर इस केस में जो पार्टीज के वकील थे उन्होंने सजेशन भी दिए अपनी तरफ से जो कि हेल्पफुल हो सके कोर्ट को कोई गाइडलाइंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो मेन इशू बना वो इस बात का बना कि क्या भाई जब कोई आदमी पुलिस कस्टडी में चला जाता है या पुलिस लॉकअप में चला जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी तरह की इंटेरोगेशन के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, तो क्या उसका राइट टू लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाता है? अगर वो मान लीजिए कोई क्रिमिनल है या उसने कोई छोटा मोटा अपराध किया है या किसी भी तरह का कोई अपराध किया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका राइट टू लाइफ खत्म हो जाता है और पुलिस जैसे चाहे उसको ट्रीट करके या उसको लॉकअप में ही उसको उसकी जान ले ले या उसको मार डाले। तो ये सब जो चीज़ है ये एक क्वेश्चन जो था राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 और 22 क्लॉज 1 जो है आर्टिकल की वो भी कहीं ना कहीं से इसमें रेलिवेंसी उसको देखने को मिली। तो ये चीज़ जो थी वो फिर कोर्ट को डिसाइड करनी पड़नी थी जिससे कि ये जो वायलेंस या हिंसा हो रही है वो कम हो जाए। तो उस पर कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि भाई हम जिस सिविल सोसाइटी में रहते हैं जहां पर कि हम ये कहते हैं कि भाई हम सब जो है लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, उसमें इस तरह की कस्टोडियल वायलेंस या लॉकअप में डेथ होना या किसी तरह की और वायलेंस होना वो जो है बहुत ही निंदनीय है, यानी कि ये बहुत गलत है। और यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 21 और 22 क्लॉज 1 जो है दोनों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। और जब भी इस तरह की कोई वायलेंस होती है या डेथ होती है पुलिस के लॉकअप या कस्टडी में तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप आर्टिकल 21 जो है या 22 क्लॉज 1 जो है उसकी वैल्यू को खत्म कर रहे हो और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों आपके फंडामेंटल राइट हैं। आर्टिकल 21 जो है वो नहीं डिनाई किया जा सकता, जो उसको आप देने से किसी को इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो क्रिमिनल हो, कन्विक्ट हो, ऑफेंडर हो या किसी और तरह का उसने अपराध किया हो, आप उसके राइट टू लाइफ को नहीं छीन सकते। और अगर कहीं एक्सेप्शनल केसेस में आपको ऐसा करना भी पड़ गया तो आपको जो प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसमें आपको सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इस तरह के केसेस में जहां की पब्लिक सर्वेंट द्वारा जो कि स्टेट के द्वारा अपॉइंटेड है अगर वो इस तरह की वायलेंस करता है या फिर किसी की हत्या कर देता है पुलिस कस्टडी या लॉकअप में तो उसको एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस माना जाएगा और इसमें कंपनसेशन की प्रोविजन भी बनाई जाएगी, यानी कि उस व्यक्ति को जो कि विक्टिम है अगर वो जिंदा है, अगर वो मर चुका है तो उसके लीगल एयर्स जो हैं उनको क्या किया जाएगा, मुआवजा दिया जा सकता है। और यहाँ पर जो रेमेडी होगी वो पब्लिक लॉ रेमेडी होगी। इसके अलावा जो विक्टिम है या जो उसका लीगल एयर्स है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पास ये राइट रहेगा कि वो क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकता है, वहाँ से भी सजा करवा सकता है और सिविल कोर्ट में जाकर भी कंपनसेशन को क्लेम और फर्दर कर सकता है। जहाँ तक बात है दोस्तों क्वांटम ऑफ द कंपनसेशन की कि भाई मुआवजा जो है वो कितना होना चाहिए, तो ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा और इसके लिए कोई भी ऐसा स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि भाई ये फार्मूला अपना के आप कंपनसेशन या मुआवजा दे सकते हो। और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि ये पब्लिक लॉ रेमेडी है, यहाँ पर आप एज ए प्राइवेट पर्सन नहीं गए हैं,
आपके जो बाकी ट्रेडिशनल राइट्स हैं या रेमेडीज़ हैं जो कि आप एक प्राइवेट पर्सन के रूप में अवेल कर सकते हैं, वो आपको मिलेंगी और उस पर कोई भी रोक नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो आपको रिलीफ दिया जा रहा है वो एडिशनल है उन ट्रेडिशनल रेमेडीज जो कि आप एक एज ए प्राइवेट पर्सन अवेल कर सकते हैं सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में, वो आपके लिए वैसी की वैसी रहेंगी। ये एडिशनल है, ये उनके अगेंस्ट या इन डेरोगेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेमेडी नहीं है। सिंपली कहा जाए कि भाई आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हो, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हो और ये पब्लिक लॉ रेमेडी भी कुछ सिचुएशन में आपको अवेल हो सकती है। पर इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर आपको कोई कंपनसेशन दिया जाता है तो फिर जब आप सिविल में जाओगे और वहाँ पर कंपनसेशन क्लेम करोगे एज ए प्राइवेट पर्सन, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर उस कंपनसेशन को हो सकता है जो आपको पहले दिया जा चुका है यानी कि इस रेमेडी के अंदर उसको एडजस्ट किया जाए। सिविल कोर्ट को लगता था कि भाई आपको 50,000 मिलने चाहिए कंपनसेशन के, पर आपको पब्लिक लॉ रेमेडी के अंदर 10,000 जो है पहले दिए जा चुके हैं। तो फिर उसमें क्या होगा, वो जो सिविल कोर्ट है वो कहेगा भी ठीक है 10,000 तो आपको मिल चुके हैं, तो हमने 50,000 कहा है तो हम यहाँ पर आपका ये 40 कर देते हैं, 10 आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं तो रकम तो आपकी हो गई 50 की। तो वो चीज़ जो है एडजस्टमेंट हो सकती है। अदरवाइज जो है आपका एज ए प्राइवेट पर्सन जो है वो आप जा सकते हैं उन रेमेडीज़ को जो ट्रेडिशनल रेमेडी है उनको क्लेम कर सकते हैं। धन्यवाद।